मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर लाओ जिसको अगर हम पढ़ लें तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएं। तो आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2027 बोर्ड एग्जाम हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर ऐसा गेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो आपको पूरा तैयार करके ही पेपर से पहले जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये मॉडल पेपर आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड हॉल में जाने से पहले इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप तैयार करके ही जाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे हिंदी में डर लग रहा है। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, हिंदी का पेपर, और ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का क्लास देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो, सबसे पहले ये है हमारा हिंदी का एक मॉडल पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोग अगर हिंदी का अपना बुक देखो ना तो आपके बुक में 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा। अब इसमें जो जो आपके पेपर में आने वाला है वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पद्यांश है, सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जीवन, प्रचंड, निबंध, हर एक टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का ट्रिक बना रहे हैं। जैसे देखो, अगर आप जीवन प्रचंड नहीं आता तो आप ट्रिक से कैसे लिखोगे। ठीक है, ट्रिक बना रहे हैं हर सब्जेक्ट का, बस आप लोग ध्यान से देखो। देखो, आप लोगों को जीवन परिचय के लिए ट्रिक मैंने बनाया है। ठीक है, निबंध नहीं आता, निबंध आप कैसे लिखोगे ट्रिक के साथ, ये सब क्लास आने वाला है। ठीक है, हर एक क्लास। देखो, पत्र लेखन का ट्रिक, बस एक फॉर्मेट आपका पत्र बिल्कुल कंप्लीट करा देगा। देखो, ऐसा ट्रिक है कि बीच में आप कुछ भी भर दो, बीच और ऊपर नीचे वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में बनाया है। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का ट्रिक, साथ में लेटर, सबका ट्रिक का क्लास आने वाला है। ठीक है, सब तैयार हो रहा है। अब आप लोग भी तैयार हो जाओ, अगर सो रहे हो तो जग जाओ। हर सब्जेक्ट को एकदम तोड़ फोड़ के आएंगे और हर सब्जेक्ट में 95 लाएंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये हमारा क्लास 10 हिंदी का एक मॉडल पेपर है। सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा, सबसे पहले अपना अंकमांक डाल देना। जैसे 22, 13, 71, 95 आपका अंकमांक है। अपना नाम डाल देना, जैसे मेरा नाम है श्रवण गोस्वामी। ठीक है, आप अपना नाम से जरूर डाल लेना। ठीक है, ये दो चीजें जरूर से डाल लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है 2027 हिंदी का मॉडल पेपर। पेपर कोड है 801 DD, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, एंड आपके पास जो समय रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है, देखना आपको कितना प्रश्न आता है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। 70 में 70 आप करके आओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका निर्देश है भैया। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। शुरुआत के 15 मिनट होता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका आंसर ओएमआर शीट पे देना है। खंड बा आपको लिखना होगा कॉपी में, ध्यान से समझो। ठीक है, और खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट देना है। खंड आ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसका आंसर ओएमआर शीट पे देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आपको ओएमआर शीट पर उत्तर देना। अगर आपने एक बार ओएमआर शीट पे उत्तर गलत भर दिया तो दोबारा सही नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, एंड आप लोगों का प्रश्न का अंक उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का, ये सारा लिखा हुआ है। खंडवा जो है 50 अंक का वर्णात्मक है। खंडवा जो रहेगा वो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। मतलब इसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, और खंडवा में सभी प्रश्नों को एक साथ ही करें। खंडवा में आपने शुरू कर दिया तो सारे प्रश्न को अच्छे से एक साथ ही करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ। खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, बहुत ध्यान से समझो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखो, खंड आ जो रहेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और ये 20 में 20 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप लोग बहुत ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाओ, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ओएमआर शीट में जब आपको 100% पता हो फिर आप भरना, बिल्कुल सही भरना। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत बार आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। 1 नंबर का जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, अगर ये पूछ ले कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र जो है वो किस विधा पे है, तो उपन्यास विधा पे। ठीक है, भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास विधा की रचना है, क्योंकि डायरेक्टली लिख दिया गया है। तो ये प्रेमचंद्र जी का नहीं भैया, भगवती चरण वर्मा जी का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका बिल्कुल से क्लियर। आगे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा क्वेश्चन है बादल की मृत्यु किसकी रचना है? एक नंबर का बादल की मृत्यु, ये मॉडल पेपर पूरा तैयार करके जाओ। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। उपेंद्र शासक का नहीं है, बिल्कुल इसका भी नहीं है, एंड हमारा जयशंकर प्रसाद का भी नहीं है। बादल की मृत्यु जो है वो राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स कर देना। ठीक है, एंड तीसरा है कि रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। ये बहुत बार आ चुका है, क्लास 10 पेपर में बहुत बार आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है बताओ? तो रानी केतकी मोहन राकेश की है, या ईसा अल्लाह खां की है, या लल्लू राय की है, प्रेमचंद? बताओ कौन है? रानी केतकी ईसा अल्लाह खां की रचना है। ध्यान रखना, ईसा अल्लाह खां का है रानी केतकी जो है ये रचना। रानी केतकी जो है ईसा अल्लाह खां की रचना है। गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आ जाओ। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? एक नंबर का लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस जो है वो किस विधा की रचना है? अब आप लोग ये बता दो कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? हर बच्चे को पता होना चाहिए जो लहरों का राजहंस के लेखक कौन है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो, बहुत बार आ चुका है। वैसे इसलिए जो है ये एक नाटक है। लहरों के राजहंस एक नाटक विधा की रचना है, मतलब एक नाटक लिखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आगे आ जाओ, अगला हम लोग समझते हैं। एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आएगा, कथन और कारण वाला। देखो ये वाला हमारा कथन ए है और कारण दोनों रहेगा। ये 1 नंबर का आपका आएगा जरूर, क्योंकि आपका ये नया पेपर पैटर्न है, मतलब नया मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, जो शुक्लोत्तर युग है उसको प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण है इस युग में गद्य केवल श्रृंगार और भक्ति का वर्णन नहीं, श्रृंगार का वर्णन रीति काल में किया गया था, भक्ति का वर्णन भक्ति काल में किया गया था। तो इसलिए हमारा जो कथन है वो तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। गा वाला सही है। डायरेक्टली आप बता दो कि कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण जो है वो डायरेक्ट गलत है। गा वाला सही है। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चों ध्यान रखना कि इसमें अक्सर हिंदी में बता रहे हैं का वा फिर गा वाला ही ज्यादा सही होता है। अगर का सही है, अगर पढ़ने में बिल्कुल सही लगे तो का वाला सही है, अगर कुछ आपको गलत लगे तो आपका गा वाला सही होता है। मैंने ये चीज हर एक क्वेश्चन में लगभग देखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों, आप और सारा हमारा गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों 6वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीति काल की काव्य धारा, मतलब जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है इन चारों में से? बताओ। वोधा है? नहीं। मतीराम जी हैं, घनानंद भी नहीं, और आपका बिहारी लाल भी नहीं। देखो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, और आप लोगों के लिए एक क्लास और आने वाला हिंदी का। ठीक है, कि अगर मान लो हिंदी में आप पेपर देने चले गए, कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं आता, तो हिंदी में आपका हिंदी में जो पास होने का ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, पास होने का ट्रिक। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जल्द ही क्लास आने वाला है। बस ये हिंदी का जो मैंने मॉडल पेपर दिया है इसको अच्छे से तैयार कर लो, और ये वाली क्लास बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ो, हर एक क्लास आएगा। आप पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे, हर एक का क्लास आएगा। गद्यांश नहीं आता ट्रिक से करोगे, आपका जीवन परिचय नहीं आता ट्रिक से करोगे, मतलब आपको छोड़ के नहीं आना है। मैं इतना अच्छे से हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि हमें भैया टॉपर बनना है 2027 में। आगे आ जाओ, 7वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। प्रयोगवादी जो है, प्रयोगवादी युग की कलावधि है। 1 नंबर का जो प्रयोगवादी युग है उसकी कलावधि, कलावधि का मतलब जानते हो, समय सीमा। जैसे किसी इंसान की जन्म और मृत्यु के बीच का जो सीमा होता है, जो समय होता है, जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई, इनके बीच का जो समय होता है उसे समय सीमा कहते हैं। जैसे प्रगतिवादी युग जो है वो 1943 से 1953 तक था, बहुत छोटा सा था, और सारा हमारा गलत है। अब तक क्या चल रहा है? अब तक मॉडर्न युग चल रहा है, मतलब आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि भैया प्रयोगवादी कब से कब तक था, प्रगतिवादी कब से कब तक था, रीतिकाल कब से कब तक था, इन्हीं टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता। देखो छायावाद का मतलब क्या होता है, देखो आप छायावाद का मतलब क्या होता है, छाया कौन देता है? छाया भैया पेड़ पौधे देते हैं। अब पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? पेड़ आपका प्राकृतिक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। का वाला ऑप्शन सही है, और सारा हमारा गलत है।
प्रकृति का मानवीकरण अर्थात का वाला जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं आप लोगों को ऐसे हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लाने वाला हूं और आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ, सभी बच्चे कमेंट कर दो, सप्तक का संपादक कौन था? सप्तक किसने संपादित किया था? सप्तक का संपादक, ठीक है, संपादक कौन था? जल्दी से कमेंट करो, संपादक कौन था? कितने बच्चे को पता है सप्तक का संपादक कौन था? अज्ञेय जी थे, सभी को पता होगा। 1943 नहीं 1951 में हुआ था। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1951 में। अब आप लोग एक बात कमेंट करना कि तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ, इतना तो कर ही सकते हो। मैंने वो तो बता ही दिया, अज्ञेय जी हैं, ये वाला तो मैंने बता दिया अज्ञेय हैं। तो आप लोग अब कमेंट कर दो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था, ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से प्रयोगवादी की 2 प्रमुख विशेषता कौन सी है? देखो, अगर आपके पेपर में ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिखाई दे विकल्प का और खा दोनों, तो याद रखना ऐसे ऑप्शन 100% सही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें घोर वैश्विकता भी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है, और इसलिए हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही है कि विकल्प का और खा दोनों। इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि इस टाइप के ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। 11 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस आते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हास्य रस और करुण रस। अब हास्य रस का मतलब होता है हंसना, मतलब कोई आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो आप हंसना है, हास्य रस लगा दो। करुण रस का मतलब है शोक दुख प्रकट करना, अगर आपको दुख लग रहा है पढ़ने पे तो ये लगा दो। ठीक है, अब ये 2 चीजें अगर उदाहरण आ गया तो समझ में आ गया। अब अस्थाई भाव पूछ लेता, हास्य का आपका डायरेक्टली एक ही जैसा होता है, हास्य ऐसे लिखा जाता है, इसका अस्थाई भाव हास होता है। देखो, अगर आप देखोगे तो एक जैसा ही लग रहा है, एक जैसा ही लग रहा है, अगर आप एक बार ध्यान से देखो। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, मतलब शोक का मतलब होता है चिंता प्रकट करना, मतलब कोई मन चाही चीज नष्ट हो जाए, कोई आपका सबसे ज्यादा मन चाही चीज नष्ट हो जाए तो आप जो शोक प्रकट करते हो वही हो जाता है बच्चा करुण रस का स्थायी भाव। बताओ, इतना समझ में आ गया? हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को ऐसा निचोड़ के बता रहे हैं ना कि आप जाओ तो बोर्ड एग्जाम तक भूलो ना। ठीक है, कोई कोई ट्रिक भी आप याद रखा करो, चीजें ट्रिक से याद रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, अब आप कथन और कारण वाला एक क्वेश्चन और देख लो व्याकरण से। उपमा अलंकार में किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब सही है। और इसमें उपमा में सा, जैसे, तुल्य आदि शब्द का प्रयोग नहीं, ये नहीं किया जाता। ठीक है, ये हमारा नहीं किया जाता, इसलिए हमारा यहां कथन ए सही है लेकिन कारण जो हमारा है वो गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण हमारा गलत है। ये हमारा 12 क्वेश्चन हो चुका है, आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोगों को ये पीडीएफ में फ्री में दे दूंगा, पीडीएफ का टेंशन मत लो। और अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अट पर विषय करना एन चितई लखतनु, इसमें हमें बताना है कौन सा छंद है बच्चों, कौन सा छंद है बताओ। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में बस 2 ही छंद है बच्चा, 2 ही छंद है, चौपाई तो है नहीं और हमारा दोहा नहीं है। ठीक है, अब आपको आगे बताना है ठीक है। अब हमारा इसमें अब देखो रोला और सोरठा में कौन सा बचा, तो हमारा ये जो है सोरठा छंद है, रोला भी नहीं है। ठीक है, चलो 1 नंबर पक्का हो गया। अगर कहोगे तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा भैया, रस छंद अलंकार कोई सा भी टॉपिक हो सबका ट्रिक। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है संभव है कि आज वर्षा हो। देखो, लिखा हुआ है संभव है कि आज वर्षा हो। अब इसमें आपको अर्थ के आधार पर भेद बताना है। संभव का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं संभव है कि आज वर्षा हो, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से वर्षा होगा। तो ये साधारण वाक्य नहीं है, इच्छा भी नहीं है, हमारा ये प्रश्नवाचक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, एक संदेह है, एक संदेहवाचक है, मतलब हमें संदेह है। ठीक है, संभव है, संदेह है कि हाँ वर्षा होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये संदेहवाचक है। आगे आ जाओ 15 नंबर। इस वाक्य का आपको वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, बताओ क्या है?
अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। तो आपको यहां बताना कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो कोई नहीं होगा, नहीं भाववाच्य भी नहीं है। ये जो हमारा है वो एक कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य है। ठीक है, हमारा कृतवाच्य है कि अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, एक कृतवाच्य है, ना कि एक हमारा भाववाच्य है, ना कि एक हमारा कर्मवाच्य नहीं है, कृतवाच्य है। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा 16 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, कि 16 नंबर है, वह अब भी बैठ नहीं सकता। अब आपको ये बताना है वाक्य का भाववाच्य, इसका भाववाच्य, तो वह बैठ नहीं सकता, अब ये तो बिल्कुल गलत है। और उससे अब भी नहीं, ये भी गलत है। उससे अब भी बैठा नहीं जाता, ये सही है। मतलब गा वाला ऑप्शन सही है कि उससे अब भी, देखो इसका एक भाव निकलना चाहिए, भाववाच्य का मतलब होता है भाव निकलना चाहिए, तो इसलिए हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। आगे आ जाओ 17 नंबर पे, नीलकंठ में कौन सा पद जो है प्रयुक्त यानी कि समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात आपका ये इसलिए हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व और दीर्घु ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन हो सकता है अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए तो छोड़ना थोड़ी है, करना तो सबको है, क्योंकि हमें 95/100 लाना है, तो हर क्वेश्चन से टकराना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को दिखाना पड़ेगा कि हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आगे आओ, सारा क्वेश्चन समझो बच्चों। आगे आ जाओ 18 नंबर, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी है, सुरसरिता भी है, हमारा कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देव नदी भी है। ठीक है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर, पर्यावरण में प्रयुक्त समास है, सॉरी उपसर्ग, आपको पर्यावरण में आपको उपसर्ग बताना है, पर्यावरण, तो पर्यावरण का जो हो जाएगा वो पय नहीं होगा, परी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परी, क्योंकि इसमें आधा रा लगा हुआ है या के ऊपर, इसलिए हमारा ये परी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है, बच्चे क्या लगाते हैं? परी नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो ये आलाप तैयार करना पर्यावरण आता है। आगे आ जाओ, कौन सा शब्द सर्वनाम है? 1 नंबर का कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन नहीं भैया, तुम एक सर्वनाम है, तुम एक सर्वनाम है। अगर वह आ जाता तो वह भी सर्वनाम है, हम भी सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम हो, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा ही सी दिस डैट, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 20 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न बच्चा, 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2027 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। अब हम आपको दिखाएंगे वो वर्णात्मक प्रश्न, वो गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध पत्र लेखन जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडबा, खंडबा जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों कॉपी दी जाएगी। अब इस कॉपी में आपको बहुत प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग के साथ लिखना है, जितना अच्छा लिखोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। लिखने की क्वालिटी मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना। कॉपी में आप कैसा लिख रहे हो, कैसे हेडिंग बना रहे हो, कैसे आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा खंडबा वर्णात्मक प्रश्न। देखो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो 6 नंबर का। एक ऐसा गद्यांश जो भैया रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, देख लो कुसंग का जोर वाला मित्रता वाले चैप्टर से ये वाला गद्यांश बहुत बार आ चुका है। अब आपको तैयार करना ही पड़ेगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये वाला गद्यांश, इसके 3 प्रश्न रहेंगे, ध्यान से समझो। लिखा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता, बस इतना अंडरलाइन है, मतलब इतना हमारा रेखांकित से इसकी व्याख्या करना है 2 नंबर का। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसका पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब इसमें 3 प्रश्न है। आ वाला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो 2 नंबर, और युवा पुरुष के संगत के बारे में लेखक ने क्या कहा है 2 नंबर। मतलब 6 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने 3 प्रश्न का उत्तर दे दिया। छोटा छोटा प्रश्न होता है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको पाठ पता है। ठीक है, मैंने ट्रिक बता ही रखा है गद्यांश पद्यांश का। ठीक है, वो क्लास देख लेना। देखो आ वाला पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यावतरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेखक और पाठ, ये लेखक है इसका और ये पाठ है, इसको अलग पेन से लिखने। ठीक है, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, लो भैया 2 नंबर आपने फिक्स कर लिया अपना। रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप 1-2 बार रेखांकित अंश पढ़ लेना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कि शुक्ल जी कहते हैं
कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह व्यक्ति उनके शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देता था, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमें नैतिकता, सदा, मन, बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता है। अगर आपकी संगत बुरी है, आप बुरे लोगों के साथ रहते हो, तो आपकी जो ये मस्तिष्क है ना, माइंड को पूरा खराब कर देगा। वो आपकी मन और बुद्धि एंड आपके जो सदाचार मतलब अच्छे विचारों को नष्ट कर देगा और आपके माइंड में वही सारे खराब खराब चीजें भर देगा। तो इसलिए बुरी संगत के साथ हो तो उसको तुरंत छोड़ दो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सा वाला युवा पुरुष की बुरी संगत से उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी। अगर आप बुरी संगत में फंसे हो तो आप दिन ब दिन नीचे गिरते जाओगे और अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप दिन ब दिन ऊपर होते जाओगे, मतलब उन्नति करोगे। बस हो गया, 6 नंबर आपका ये हो गया। 6 अंक का आपका गद्यांश हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पेपर से पहले तैयार कर लो, लेकिन अगर ना आए तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हो, चॉइस भी होता है। इसलिए आपका हिंदी का पेपर कह रहे हैं आसान होता है, आपको चॉइस भी मिल जाता है। देखो खा वाला कि ईश्वरिया का यही अनोखा वरदान, जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वरिया घर बना लेती है वह उस चीज का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन चीजों का जो है दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष में सभी आभाव उनके हृदय में डंस मारते रहते हैं। बस इतना छोटा सा है। इसमें भी 3 प्रश्न भैया। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर और ईश्वरियालु मनुष्य क्या करता है 2 नंबर। आप ये आज ही सभी बच्चे आज ही ये तैयार कर लेना घर पे HW, क्योंकि मैंने एक आप लोगों को करा दिया है। अगर ये दोनों तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपका दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब आगे आ जाओ, हम लोग देखते हैं पद्यांश बच्चों। पद्यांश देखो, दूसरा हमारा निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्नों को तो 6 नंबर, जैसे गद्यांश आता है 6 नंबर का वैसे पद्यांश भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम कह नहीं सकते। आप जाके उठा लो बुक और देख लो कितनी बार ये आ चुका है। शीश जटा उड़ बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बहुएं और तून सारन बाण धरे तुलसी वन मार्ग सोहे और सादर बारही बार सुभाषित तुम त्यों मन मोहे और पूछत ग्राम वधुषीय से कहो सांवरे से सखी रावरे से। बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार पढ़ो मजा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा। भगवान राम के बारे में बताया गया है। पहला देखो, प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ हिंदी व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखो 2 नंबर मिल जाएगा। ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या वो तो सेम ही है। 3 क्वेश्चन आपको करना है। देखो मैं आपको एक एक को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आपका रेखांकित अंश यहाँ केवल 2 लाइन है, हमें 2 लाइन का व्याख्या करना है, यही आपका 2 लाइन है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ संदर्भ देखते हैं, ध्यान से समझो। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास, इसके जो कवि हैं वो कौन है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से कविता से अवतरित है। वन पथ पर जो हमारा धनुष भंग, वन पथ पर एक पाठ है तो धनुष भंग एक अलग शीर्षक है, वन पथ पर एक अलग शीर्षक है बच्चा, एक अलग शीर्षक है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्याख्या समझो बच्चा कि ग्राम वधुएं सीता से पूछ रही हैं, जो ग्राम वधुएं हैं जो सीता जी वनवास में जा रही थी, मतलब वनवास, तो ग्राम वधुएं जो उस ग्राम की महिलाएं हैं वो पूछ रही हैं कि सिर पर जटा धारण किए, श्री राम जी सिर पर जटा धारण करते थे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, भौवें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायान मतलब बहुत सुंदर लगते हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, ठीक है। वो अपनी मतलब राम जो है सीता की ओर मतलब अपनी धर्म पत्नी की ओर देखते हैं तो हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले राम तुम्हारे क्या लगते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, एक बार पढ़ो बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 नंबर हम लोगों ने फिक्स कर लिया, ठीक है। चीजों को समझ के पढ़ो, मतलब अपने एंजॉय के साथ पढ़ो तो आपको आसान लगेगा। अगर आप ये समझ लो ये हमारे लिए भार है तो आपको ये हार्ड लगेगा। भार समझ के कोई चीज मत पढ़ो, ठीक है। आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन और था बच्चों कि ग्राम वधुएं सीता जी से क्या प्रश्न पूछती हैं। देखो यहां ग्राम वधुएं जो है दूसरा का तीसरा है, ग्राम वधुएं सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी ये सांवले श्री राम मन मोहक तुम्हारे कौन लगते हैं। बस 2 नंबर इसका भी। तो ये आपको एक पद्यांश मैंने समझा दिया। अब एक पद्यांश और रहेगा, अगर ना आए तो ये वाला कर सकते हो, खा वाला। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना विड़गत वर्ष अमूल को मिलाए। इसको भी अगर आसान भाषा में समझाएं तो आप समझ सकते हो कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मतलब अगर आपके पास बढ़त बढ़त का मतलब होता है आपके पास बहुत ज्यादा धन हो जाए।
तो आपकी मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। मतलब क्या होती हैं? मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आपके पास धन कम हो जाता है तो मन की इच्छाएं कम नहीं होती, अर्थात तब इंसान सह नहीं पाता और सब कुछ बेच के खा जाते हैं और तब वो बिल्कुल से मरे हुए के समान हो जाते हैं। बस आपकी भाषा में मैंने समझाया है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। जैसे कमल है, कमल जब पानी ज्यादा होता है तो वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है। डंठल जो उसका डंडा होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन जिस दिन धूप होता है, पानी कम होता है, वो डंठल बड़ा ही रह जाता है, छोटा थोड़ी होता है। फिर वो टूट जाता है, टूटने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं अगर आपके पास ज्यादा धन है तो मन की इच्छाएं कंट्रोल करो और अच्छे से वर्क करो, धन को इकट्ठा करो, ठीक है? आगे आते हैं अब हम लोग। इसमें भी 3 प्रश्न है बच्चों, अब आप लोग खुद से कर लेना। प्रस्तुत हिंदी में आपको अच्छे से बताना है भैया, संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है, ठीक है? कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है? रेखांकित अंश की व्याख्या। बस 6 नंबर आप ये कर सकते हो। 2 में से कोई एक करना होता है बस, ठीक है? अब हम लोग आते हैं बच्चे आगे। आगे हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का स्टार्ट होगा, जो कि हमारा स्टार्ट होगा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और व्याख्या। 5 अंक का। जैसे आपका संस्कृत का गद्यांश आता है वैसे ही संस्कृत का छोटा सा पद्यांश भी आएगा, नन्हा मुन्ना सा, और बहुत आसान होता है। एक बार समझो बस। देखो लिखा हुआ नागरिका बहुकाला यावात अचित्र पहलिकम उत्तरम दर्श समर्थम ना अभवत अथा ग्रामीणा अवदत अहम पहलियम उत्तरम ना जानत इदम श्रुत्वा, ठीक है? ग्रामीणा आकथत यदि भवाम उत्तरम ना जानत ते ददातु अतः प्रश्नम नेकम दधति, ठीक है? तो आप हमें 10 रुपए दो, क्योंकि शर्त था अगर आप नहीं जान पाओगे तो 10 रुपए देना पड़ेगा। तो आप देखो यहां संदर्भ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्धृत है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, लो भैया 2 अंक आपका हो गया। प्रसंग छोटा सा डाल लेना। इस गद्यांश में नागरिक के पहली का उत्तर ना दा पाने का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या समझो भैया, व्याख्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 4 अंक आपको व्याख्या का ही मिलता है, 3 से 4 अंक। देखो अनुवाद समझो। नागरिक बहुत देर सोचता रहता है परंतु पहेली का उत्तर ना दे पाता है। मतलब पहेली का उत्तर नहीं जानता, असमर्थ है पहेली का उत्तर देने में। अतः ग्रामवासी ने बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। जो ग्रामवासी से बोला, जो ग्रामवासी से, एक शहरी जो इंसान है वो ग्रामवासी से बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपए दो। अतः मनलीन मुख वाले नगरवासी ने शर्त के अनुसार 10 रुपया देना पड़ा, क्योंकि वो जो था शहर का इंसान वो ग्रामीण का मजा ले रहा था, ठीक है? अब देखो यहां क्या हुआ कि 10 रुपए दिए और इनका मुंह जो है मलिन हो गया, मतलब शर्म के मारे झुक गया। इसलिए कहते हैं समय आने पर हर एक चीज हो जाता है, आप किसी का भी मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो नहीं आता तो आपके पास इसमें भी चॉइस है। बताओ हिंदी का पेपर कहां से हार्ड है? हर एक में आपको चॉइस है। जीवन परिचय नहीं आता, 1 2 3 जीवन परिचय रहेगा। आपको गद्यांश नहीं आता तो दूसरा कर लो, अस्माका सदा गतिशीला वर्धना मानव जीवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। संस्कृत का भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिख दो बस, क्योंकि संस्कृति शब्द बार बार आ रहा। लो 5 नंबर, ये कोई एक तो करना ही पड़ेगा। आप ये पूरा पेपर तैयार करके जाओ, फिर पेपर में देखो 80% तो आपका यहीं से फंस जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत का पद्यांश समझ लेते हैं। 4था नंबर है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का उत्तर मतलब अनुवाद और अच्छे से संदर्भ लिखना है। बंधनम मरणम पिजोय पराजय उभर समोवीरा वीर भाव ही वीरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समो आप लोगों को ये वाला तैयार कर लेना है। अब देखो इसमें संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। वीरः वीरेण पूज्यते वाला जो पाठ है वहां से लिया गया है। अब आगे आते हैं हम लोग बच्चा, यहाँ प्रसंग देख लेते हैं, फिर छोटा सा अनुवाद रहेगा बस। देखो प्रसंग है इसमें सिकंदर और पुराजा के संवादों की वीरता को परिभाषित किया गया है। अनुवाद है बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। देखो एक वीर जो होता है, एक सैनिक जो होता है, एक आर्मी का इंसान जो सैनिक होता है, उसका बंधन हो, मतलब बंधन का मतलब होता है शादी होना, बंधन हो अथवा मरण हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान ही रहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं वीर भाव ही वीरता, वीरा वीरण पूजते हैं, वीर भाव ही वीरता। बस हो गया। लो 5 नंबर आपका ये भी हो गया। नहीं आता दूसरा कर लेना, ये वाला सर्वे भवन सुगना सर्वे संदना में सर्वे बदान पर जन्मा खजीदा दुबा का भवित, ये वाला कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, 5 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अब आपको कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे आते हैं, देखो
अब हम लोग देखते हैं एक खंड काव्य। खंड काव्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा मेहनत करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आपको कौन सा जिला है, आप किस जिले से हो। निम्नलिखित में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक का उत्तर देना, 3 नंबर का। आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, आप किस जिले से हो ये चीज आपको कमेंट करना है, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक आगड़ पूजक खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, बहुत सारे खंड काव्य हैं बच्चों, ठीक है। फिर हमारा मुक्ति दूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य, कर्मवीर भरत खंड काव्य और मातृभूमि कर्ण खंड काव्य, बहुत सारे हैं। मातृभूमि है, कर्ण खंड काव्य, इसमें से कोई एक करना है। देखो हर एक के 2-2 पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा। अब इसमें से कोई एक करना है, बस इन दोनों में से भी कोई एक करना है। आप जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा आता है। हमारे जिले में, हम लोग गोंडा जिले से हैं, तो यहाँ ज्योति जवाहर आता है। कौन सा आता है? ज्योति जवाहर। और कहोगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ज्योति जवाहर आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया खंड काव्य। अब आता है जीवन परिचय। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे सर कौन कौन सा जीवन परिचय आएगा, आज लिख लो अपनी हिंदी वाली कॉपी में, देख लो। 6वें का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना, 5 अंक का। एक जयशंकर प्रसाद जी, एक आचार्य रामचंद्र सूर्य, एक रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से 2 तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, तो आज ही लिख लो। मैंने जो बताया है ये आपका मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आप लोग लेखक में लिख लो 3, 2 आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को 3 बता देता हूं कवि में, लिख लेना बच्चा, ठीक है। खा वाला निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना, 5 अंक का। सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, इसमें से भी आपका 2 बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हर एक में चॉइस है बच्चा, आप 3 में से कोई एक करना है, ठीक है। 6 में से कोई 2 करना है, बताओ, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार हो जाएगा बिल्कुल से। आगे आ जाओ, आप लोगों को एक भैया श्लोक लिखना है। श्लोक तो आप लोगों को एक याद ही होगा। देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लो, जो प्रश्न पत्र में जो इसमें है वो बिल्कुल मत लिखना, जो नहीं है वो लिखना। अब ना आए तब क्या करेंगे, फिर भी छोड़ के नहीं आना है। आपको क्या करना है, संस्कृत का जो गद्यांश है, संस्कृत का जो गद्यांश है उसमें से 2 लाइन कट करके लिख देना, 2 लाइन कट करके मिला के लिख देना, नंबर मिल जाएगा। टेंशन मत लो, हम आपको ऐसा पास करा देंगे कि आप कहोगे सर हैं हमने पढ़ा भी नहीं था और 80 से 85% आ गया। वो मैं आपको ट्रिक दूंगा। तो ये 2 नंबर हो गया। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से 2 प्रश्न का उत्तर दो संस्कृत में। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो यहां 2 प्रश्न का, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित था, तो वाराणसी नगरी कुत्र के स्थान पर गंगा कूले स्थित, गंगा कूले स्थित। लोभा के वीरा वीरण पूजते। बस हो गया, 2 प्रश्न का देना है, ये 5 तैयार कर लेना। अगर 5 में से 2 तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। अब आता है सबसे ज्यादा नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में निबंध, 7 नंबर का। सबसे ज्यादा नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में निबंध, ठीक है। देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। बहुत आसान भी होता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, योग शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता, आतंकवाद एंड राष्ट्र प्रेम। जल्दी से ये 500 तैयार कर लो बच्चों, तैयार कर लेना। 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन है। देखो 4 हेडिंग, और हेडिंग बना के लिखना ही पड़ेगा। एक आपका रूपरेखा, हर एक निबंध में कॉमन है बच्चा, ठीक है। हर एक निबंध में आपको पहला हेडिंग रूपरेखा ही डालना है, ठीक है। रूपरेखा पहला हेडिंग। दूसरा आप लोगों को डालना पड़ेगा बच्चा प्रस्तावना। हर एक में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक में, हर एक में ये डालना ही पड़ेगा 4 हेडिंग, ठीक है। तीसरा, जो चीज आप लिख रहे हो उसका अर्थ लिखो। अगर आप प्रदूषण लिख रहे हो तो प्रदूषण का क्या अर्थ है, आतंकवाद लिख रहे हो तो आतंकवाद का क्या अर्थ है। सबसे लास्ट में एक हेडिंग कॉमन होता है उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग है जो हर एक में कॉमन है। अगर 4 हेडिंग ये डाल दिया, 1-2 हेडिंग बना के लिख दिया, पूरा निबंध आपका कंप्लीट। 7 नंबर आपके हाथ में, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट कर दिए। अब सबसे लास्ट में हमारा आता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो है सबसे लास्ट में पत्र आता है। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के नगर स्वास्थ्य के लिए पत्र लिखो। 4 नंबर का। मैंने बताया है ना, काहे टेंशन ले रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए पत्र का ट्रिक तैयार कर रहे हैं ना। कोई सा भी पत्र आ जाए, जीवन परिचय पत्र, हर एक का। देखो निबंध और पत्र, निबंध नहीं आता ना, देखो ऐसा ट्रिक मैं आपको लेकर तैयार कर रहा हूं, नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस जल्द ही आने वाला। और ये देखो पत्र का ऐसा ट्रिक ना कि आप बीच में कुछ भी भर दोगे नंबर मिल जाएगा, और ऊपर नीचे का बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। और 3 ऐसे पत्र भी बता दूंगा जो हर साल आते हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो और फिर आप लोग देखो कितना बड़ा हम लोग धमाका करते हैं। अथवा आप शुल्क मुक्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। ये 4 अंक आपका फिक्स है। फॉर्मेट में आपको जल्द लाने वाला हूं। तो ये हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है। अगर आपको 70 में 70 लाना है 2027 बोर्ड पेपर में, 2027 पेपर में,
तो ये आप लोग पूरा गेस पेपर से पहले तैयार कर लेना, ठीक है। ये आज का क्लास बहुत स्पेशल है, ठीक है। अगर आपको ये वाला पीडीएफ साथ में और सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लेना इस नंबर पे 99 18 86 31 96 बस, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर चैनल में सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।